तो हेलो बच्चों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज की एक और वीडियो। पहला सवाल कह रहा है कि भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। यह कथन किसका है? आपको ये बताना है कि भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ए कह रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी कह रहे डॉक्टर रामविलास शर्मा और डी कह रहे डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। तो आपको बताना है कि यह कथन जो है भारतेंदु के संदर्भ में किसने कहा है। तो बच्चों, ये कथन जो है वो भारतेंदु जी के संदर्भ में डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का है। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास जो इनकी किताब है उसमें इन्होंने इस बात को कहा है। बात सवाल नंबर दूसरे की। दूसरे में पूछ रहा है कि सुमित्रानंद पत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दोमुहा प्रयास कहा है। आपको ये बताना है कि सुमित्रानंद पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दोमुहा प्रयास कहा है। ए पल्लव को, बी ग्रंथ, सी बीड़ा और डी गहरा उच्छ्वास। तो आपको बताना है कि पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दोमुहा प्रयास कहा है। ये आपको बताना है। सवाल नंबर दूसरे का उत्तर बताना है। तो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा बीड़ा को कहा है। तो विकल्प सी जो है वो आपका आंसर सही हो जाएगा सवाल नंबर दूसरे का। बात सवाल नंबर तीसरे की। तीसरे में कह रहा है कि किले में औरत किस कवि की कविता है। आपको बताना है कि किले में औरत ये किस कवि की कविता है। ए कह रहा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी पवन करण, सी कह रहा है रघुवीर सहाय और डी कह रहा है अरुण कमल। तो आपको ये बताना है कि किले में औरत जो है वो किस कवि की कविता है। ये आपको बताना है सवाल नंबर तीसरे का उत्तर। तो बच्चों, किले में औरत जो है वो रघुवीर सहाय की कविता है। किसकी कविता है? रघुवीर सहाय की कविता है। और बच्चों, एक बात और, इसी नाम से इनकी कहानी भी है। किले में औरत नाम से इनकी कहानी भी है और इनकी कविता भी है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। चौथे में कह रहा है कि डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। आपको बताना है कि डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। ए कह रहा परीक्षा गुरु, बी भाग्यवती, सी कह रहा देवरानी जेठानी की कहानी और डी कह रहा वामा शिक्षक। तो आपको ये बताना है कि गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। परीक्षा गुरु को, भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी या बामा शिक्षक को। तो चौथे का उत्तर आपको देना है। तो बच्चों, चौथे का उत्तर हो जाएगा कौन सा? तो सी हो जाएगा, देवरानी जेठानी की कहानी। पंडित गौरी दत्त के द्वारा यह उपन्यास जो है वो लिखा गया है। अब बात करते हैं हम लोग सवाल नंबर पांचवें की। पांचवें में कह रहा है कि फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है। आपको ये बताना है कि फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है। तो बच्चों, फांस उपन्यास जो है वो संजीव के द्वारा लिखा गया है। आपको बताना है कि इसका मूल कथ्य क्या है। ए कह रहा है गरीब अमीर का संघर्ष, बी कह रहा है किसान आत्महत्या, सी कह रहा है स्त्री संघर्ष और डी कह रहा है दलित संघर्ष। तो आपको बताना है कि इसका मूल कथ्य क्या है। तो बच्चों, फांस उपन्यास का मूल कथ्य जो है वो किसान आत्महत्या है। विदर्भ और समूचे भारत की किसानों की समस्या को केंद्र में रख करके यह उपन्यास लिखा गया है। बात सवाल नंबर छठवें की। छठवें में कह रहा है कि सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है। आपको बताना है कि सचेतन कहानी की अवधारणा जो है वो किस कहानीकार की है। ए कह रहा है मोहन राकेश, बी कमलेश्वर, सी राजेंद्र यादव और डी कह रहा है महेब सिंह। तो आपको बताना है कि सचेतन कहानी की अवधारणा जो है वो किस कहानीकार के द्वारा प्रस्तुत की गई। मोहन राकेश के द्वारा, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव या महेब सिंह। तो बच्चों, सचेतन कहानी की अवधारणा जो है वो महेब सिंह की है। तो विकल्प डी जो है वो आपका क्या होगा? सही हो जाएगा छठवें का। बात सवाल नंबर सातवें की। सातवें में कह रहा है कि भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। आपको बताना है कि भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। ए नाटिका, बी नाट्य रासक, सी प्रहसन और डी गीति रूपक। तो आपको बताना है कि भारतेंदु के द्वारा लिखित
भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? नाटिका, नाट्यरासक, प्रहसन या गीत रूपक? तो बच्चों भारत दुर्दशा को नाट्यरासक माना जाता है। विकल्प बी जो है वो आपका आंसर सही हो जाएगा। बात सवाल नंबर 8वें की। 8वें में कह रहा है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। यह किसका कथन है? आपको बताना है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्यता की दुर्बलता के नाम है। यह किसका कथन है? ए कह रहा है ध्रुव स्वामिनी, बी कोमा, सी सकराज और डी चंद्रगुप्त। तो आपको बताना है कि ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। बच्चों इस कथन का संबंध ध्रुव स्वामिनी नाटक से है, लेकिन आपको बताना है कि इस नाटक में ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो बच्चों ये कथन जो है वो सकराज के द्वारा कहा गया है। तो विकल्प सी जो है आपका 8वें का सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। 9 में कह रहा है कि मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? आपको ये बताना है कि मिला तेज से तेज वो किस विधा की रचना है। ए कह रहा है संस्मरण, बी रेखा चित्र, सी कह रहा है जीवनी और डी कह रहा है आत्मकथा। तो आपको बताना है कि मिला तेज से तेज जो है वो किस विधा की रचना है। संस्मरण है, रेखा चित्र है, जीवनी है या आत्मकथा है। तो बच्चों इसका उत्तर जीवनी विधा की रचना है। ये किसकी है? जीवनी विधा की रचना है। और ये जो जीवनी है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है और इसको उनकी पुत्री सुधा चौहान ने लिखा है। बात करते हैं सवाल नंबर 10वें की। 10वें में कह रहा है कि अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका कौन है? आपको बताना है कि अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका कौन है। कौशल्या वैसंत्री, सुशीला टाक भौरे, रजनी तिलक या रेखा कस्तवार। तो आपको बताना है कि अपनी जमी अपना आसमां इसकी लेखिका कौन है। कौशल्या वैसंत्री है, सुशीला टाक भौरे, रजनी तिलक या रेखा कस्तकार। तो आप कस्तवार सॉरी। तो आपको बताना है कि इसकी लेखिका कौन है। तो बच्चों इसकी लेखिका रजनी तिलक है। विकल्प सी जो है 10वें का सही हो जाएगा। बात सवाल नंबर 11 की। 11 में कह रहा है कि भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है। आपको ये बताना है कि भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति जो है वो किस आचार्य ने माना है। ए अभिनव गुप्त ने, बी भट्टलोलट, सी भट्टनायक या डी शंकुक। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि भरतमुति मुनि के रससूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति जो है वो किस आचार्य ने माना है। तो बच्चों इसको भट्टलोलट ने माना है। तो विकल्प बी जो है 11 का सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। 12 में कह रहा है किस आचार्य ने दृष्ट प्रीति और अदृष्ट कृति को काव्य प्रायोजन माना है। आपको ये बताना है कि किस आचार्य ने दृष्ट और अदृष्ट को काव्य का प्रायोजन माना है। ए कह रहा है कुंतक, बी दंडी, सी वामन और डी रुद्रक। आपको बताना है कि किसने जो है दृष्ट और अदृष्ट को काव्य प्रायोजन माना है। कुंतक ने, दंडी ने, वामन ने या रुद्रक ने। तो 12 का उत्तर आपको बताना है। तो बच्चों 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? 12 का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, वामन ने माना है। तो 12 का सी विकल्प सही हो जाएगा। बात सवाल नंबर 13 की। 13 में कह रहा है कि लोनजाइनस ने उदात्त का विवेचन किस ग्रंथ में किया है। आपको ये बताना है कि लोनजाइनस का जो उदात्तवाद है उसका विवेचन उन्होंने अपने किस ग्रंथ में किया है। ए पोएटिक्स में, बी मोरल फिलॉसफी, सी ऑन द सबलाइम और डी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशंस में। आपको बताना है कि किसमें जो है लोनजाइनस की उदात्तवाद का विवेचन जो है वो किया गया है। विकल्प ए पोएटिक्स, विकल्प बी कह रहा है मोरल फिलॉसफी, सी कह रहा है ऑन द शबलाइम और डी कह रहा है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस। तो बताना है कि किसमें जो है उदात्तता का विवेचन जो है वो लोनजाइनस के द्वारा किया गया है। सवाल नंबर 13। तो बच्चों ऑन द सबलाइम्स में किया गया है। विकल्प सी जो है वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। 14 में कह रहा है कि किस पाश्चात्य विचारक ने
कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है। आपको बताना है कि किस पाश्चात्य विचारक ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है। ए बेनेडितो क्रोचे, बी आई ए रिचर्ड्स, सी स्पिन गार्न और डी टी एस इलियट। तो आपको बताना है कि किस पाश्चात्य विचारक ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है। क्रोचे ने, आई ए रिचर्ड्स ने, स्पिन गार्न ने और टी एस इलियट ने। तो 14 का उत्तर आपको बताना है कि कला और अनुभूति को, सॉरी, सहजानुभूति को अभिन्न माना है। तो 14 का बच्चा उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेनेडितो क्रोचे ने माना है। तो विकल्प ए जो है वो 14 का सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। 15 में कह रहा है कि वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि किसके द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है। आपको बताना है कि वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि किसके द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है। ए मिथक के द्वारा, बी कल्पना के द्वारा, सी प्रतीक के द्वारा और डी बिंब के द्वारा। तो आपको बताना है कि किसके द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है। सवाल नंबर 15 का उत्तर देना है। मिथक होगा, कल्पना, प्रतीक या बिंब। तो बच्चों इसका उत्तर बिंब हो जाएगा। तो विकल्प डी जो है वो आपका आंसर सही हो जाएगा 15 का। बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। 16 में कह रहा है कि प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन थे। आपको बताना है कि प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन थे। ए कह रहा है एमिल जोला, बी किड्स, सी जीन मोरे और डी कह रहा है जेम्स ज्वाइंस। आपको बताना है कि सबसे पहले प्रतीकवाद की घोषणा करने वाले निम्नलिखित में से कौन विचारक हैं। एमिल जोला, किड्स, जीन मोरे या जेम्स जॉइस। तो आपको इन विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो बच्चों प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक का नाम था जीन मोरे। विकल्प सी जो है आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 17 की। 17 में कह रहा है कि धर्म कथा, पुरावृत्त या पुराकथा के लिए आलोचकों की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि धर्म कथा, पुरावृत्त तथा पुराकथा के लिए आलोचकों की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ए कह रहा है मौखिक, बी देवकथा, सी मिथास या डी मिथक। तो आपको 17 का उत्तर बताना है कि किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। मौखिक, देवकथा, मिथास या मिथक का। तो बच्चों इन सब शब्दों के लिए आलोचकों की शब्दावली में मिथक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का। बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। 18 में कह रहा है कि सूर्योदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत किस दर्शन के आधार माने जाते हैं। आपको बताना है कि सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत किस दर्शन के आधार माने जाते हैं। ए कह रहा है मार्क्सवाद, बी एकात्म मानववाद, सी गांधीवाद और डी कह रहा है कि लोकतांत्रिक समाजवाद। तो आप बताना है कि सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत किस दर्शन के आधार होते हैं। विकल्प ए कह रहा है मार्क्सवाद, विकल्प बी कह रहा है एकात्म मानववाद, सी कह रहा है गांधीवाद और डी कह रहा है लोकतांत्रिक समाजवाद। तो बच्चों 18 का उत्तर हो जाएगा गांधीवाद। विकल्प सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का। अब बात करते हैं सवाल नंबर 19 के। 19 में कह रहा है कि विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। इन पंक्तियों के लेखक कौन है। आपको बताना है कि पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखी गई है। ए कह रहा है डॉक्टर बच्चन सिंह, बी डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा और डी कह रहा है डॉक्टर विष्णुकांत शास्त्री। तो 19 का उत्तर बताना है कि विद्यापति के संबंध में यह पंक्ति जो है किसने लिखी है। बच्चन सिंह ने, रामचंद्र तिवारी ने, रामविलास शर्मा ने या विष्णुकांत शास्त्री ने। तो बच्चों ये पंक्ति जो है वो बच्चन सिंह की है। विकल्प ए जो हो सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। बच्चों बात करेंगे आज के अंतिम सवाल नंबर 20वें की। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ।
पर आगे चलकर कबीर के नाम रामानंद के नाम से भिन्न हो गए। ये कथन किसका है? ए कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी कह रहा है परशुराम चतुर्वेदी। तो आप बताना है कि ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है? सवाल नंबर 20वां। तो बच्चों ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।